फिर विवादों में घिरे हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा। देहरादून में मासूम शर्मा के लाइव शो में हंगामा। स्टेज से मासूम शर्मा ने निकाली गालियां। वीडियो वायरल होने के बाद मांगी माफी। बोले, बुरा लगा तो माफी मांगता हूं। हरियाणा में आयुष्मान योजना पर मंडराए संकट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। कहा, आयुष्मान योजना से जुड़ने के लिए अस्पतालों की लाइन लगी है। हमें कोई परेशानी नहीं, अस्पतालों को पैसा पूरा दिया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी नेता किरण चौधरी का विपक्ष पर निशाना। कहा, पिछली सरकारों में महिलाओं को सम्मान नहीं मिला। महिला आरक्षण बिल महिलाओं के लिए लाभकारी। 14 अप्रैल को पंचकुला में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएगी हरियाणा सरकार। सेक्टर 5 में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम नायब सैनी होंगे शामिल। यमुनानगर में 70 साल का बुजुर्ग नशा तस्करी करते गिरफ्तार। नारकोटिक्स सेल ने 20 लाख रुपए की चरस बरामद। बिहार से लुधियाना में हो रही थी सप्लाई। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं अनामिका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन का आगाज करते हैं मासूम शर्मा के साथ, जो एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा। देहरादून में मासूम शर्मा के लाइव शो में हंगामा होता है। यहाँ पे उस दौरान स्टेज से मासूम शर्मा की ओर से गालियां निकाली गई है। कोई गुंडा मुझे जान से मारने आया है, मासूम शर्मा की ओर से कहा गया है। अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ, मासूम शर्मा ये कहते नजर आए हैं। और तस्वीरें भी इसी बीच सामने आई है। अब की बार हद ही पार कर दी है, तो गालियां निकाली गई है उनकी ओर से। और एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आए हैं मासूम शर्मा। हालांकि पहले कई बार देखने को मिला, कभी अपने बयानों को लेकर, कभी विवादित बयान जो उनकी ओर से दिए जाते हैं, और कभी कभार ऐसे भी सामने आए कि स्टेज से उनकी ओर से लगातार जो हंगामा होता नजर आया। और एक बार फिर से अपने ही उनके स्टेज से, अपने ही उनके इस कार्यक्रम के दौरान ये हंगामा होता है और विवादों में फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं और गालियां उनकी ओर से निकाली गई है। तो देहरादून में ये शो चल रहा था, ये कार्यक्रम हो रहा था, स्टेज से मासूम शर्मा ने गालियां निकाली है, तो उसके बाद घिरते नजर आए हैं। विवादों में एक बार फिर से उनका नया कांड आ चुका है। तो हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की ये तस्वीरें भी सामने आई है। गालियां उनकी ओर से निकाली गई है। तो कहा गया कि कोई गुंडा मुझे जान से मारने आया है। इसी के साथ जहां तस्वीरें हमने आपको दिखाई है मासूम शर्मा की ओर से गालियां निकाली गई है, वहीं उसके बाद विवाद बढ़ने के बाद मासूम शर्मा ने माफी भी मांगी है। वीडियो जारी करके मासूम शर्मा की ओर से माफी मांगी गई है और कहा गया है कि किसी को मेरे शब्दों से ठेस पहुंची हो तो माफी मांगता हूं। मैं गुस्से में था, वहीं गुस्सा स्टेज पर निकल गया। एक बदमाश होटल के बाहर चक्कर काट रहा था, तो उनकी ओर से ये बयान दिए गए हैं, माफी उनकी ओर से मांगी गई है। राम राम दोस्तों, मैं तेरा अपना देसी कलाकार मासूम शर्मा। और भाई मैं देहरादून कॉन्सर्ट में आया था। रात को मैं हयात देहरादून में रुका हुआ था। वहाँ पे एक बदमाश नीचे चक्री काट रहा था। मेरे को मेरी टीम ने भी बता दिया था, लेकिन मैं सोचा वैसे ही घूमने आया होगा, हो सकता है वो भी रुक रहा हो, कोई बात नहीं। लेकिन 1 घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आया मेरे चाचा के लड़के का अमेरिका से। उसके पास उसने फ़ोन करा, मेरे पास नहीं करा। उसको उल्टा सीधा बोला, तो हम सो भी नहीं पाए पूरी टीम, तो थोड़ा सा एक्टिव मोड में हम रही। तो रात भर से स्ट्रेस था और मैंने जब फ़ोन करे तो उसने फ़ोन नहीं उठाई। तो वो गुस्सा गलती से वो मेरा स्टेज पर लिकट गया। और अगर किसी भी भाई बहन को किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
आगे बढ़ते और बात करते हैं आयुष्मान योजना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान अब सामने आया है। हम अस्पतालों को पैसा 2-3 महीने में देते हैं। आरती राव की ओर से ये बयान दिया गया है। नवंबर तक हमने सभी की पेमेंट कर दी है। आयुष्मान योजना से जुड़ने के लिए अस्पतालों की लाइन लगी है, तो ये बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया। आयुष्मान योजना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया। आरती राव ने ये साफ तौर पर कहा है कि नवंबर तक हमने सभी की पेमेंट कर दी है। हम अस्पतालों को पैसा 2-3 महीने में देते हैं। आयुष्मान योजना से जुड़ने के लिए अस्पतालों की लाइन लगी है। तो बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की ओर से ये बयान दिया गया है, जहां पे वे स्पष्ट रूप से बोलते नजर आए। बड़ा बयान उनका ये सामने आया है। मैं इसको सच नहीं मानती, क्योंकि हम हर 2-3 महीने पैसे वितरण करते हैं। आयुष्मान का इस बारी भी नवंबर दिसंबर का ही रह गया था, उसका ही तो नवंबर तक तो हमने सबके पेमेंट कर दी थी। और आज भी मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है अस्पतालों की जो इम्पैनल होना चाहते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती तो क्या नए अस्पताल लाइन लगा के हमारे पास खड़े रहते क्या? तो इसी की ओर से आरती राव की ओर से ये बयान दिया गया है कि लगातार हमारी ओर से हम 2-3 महीने में पैसे दिए जा रहे हैं और हम अस्पतालों को पैसे 2-3 महीने में जारी कर रहे हैं। नवंबर तक हमने सभी की पेमेंट कर दी है। तो अस्पतालों की चेतावनी तो ये कहते हुए नजर आए आरती राव। सो पंचकुला में तो उनकी ओर से ये बयान दिया गया है। तो आयुष्मान क्या संकट में है, अब ये दर्शाता हुआ बयान नजर आ रहा है। सो आरती राव का दावा है कि अस्पतालों की चेतावनी अब नजर आ रही है। तो 2-3 महीने में अस्पतालों को पैसा देते हैं। तो सभी की पेमेंट कर दी गई है। आयुष्मान योजना से जुड़ने के लिए अस्पतालों की लाइन लगी है। आरती राव की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि आयुष्मान योजना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया कि हम अस्पतालों को पैसा 2-3 महीने में देते हैं। नवंबर तक हमने सभी की पेमेंट कर दी है। आयुष्मान योजना से जुड़ने के लिए अस्पतालों की लाइनें लगी हुई हैं। सो आरती राव की ओर से यह दावा किया गया है कि आयुष्मान पर कोई संकट नहीं है। तो नहीं मानती, क्योंकि हम हर 2-3 महीने पैसे वितरण करते हैं। आयुष्मान का इस बारी भी नवंबर दिसंबर का ही रह गया था, उसका ही तो नवंबर तक तो हमने सबके पेमेंट कर दी थी। और आज भी मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है अस्पतालों की जो इम्पैनल होना चाहते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती तो क्या नए अस्पताल लाइन लगा के हमारे पास खड़े रहते क्या? नहीं जी, मैं इसको सच नहीं मानती, क्योंकि हम हर 2-3 महीने पैसे वितरण करते हैं। आयुष्मान का इस बारी भी नवंबर दिसंबर का ही रह गया था, उसका ही तो नवंबर तक तो हमने सबके पेमेंट कर दी थी। और आज भी मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है अस्पतालों की जो इम्पैनल होना चाहते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती तो क्या नए अस्पताल लाइन लगा के हमारे पास खड़े। तो इसी के साथ अजय महाजन, अध्यक्ष आईएमए के हरियाणा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब पर। धन्यवाद जी। अजय जी, जो ये बयान आरती राव का सामने आया, उनकी ओर से कहा गया है कि पैसे उनकी ओर से 2-3 महीने में दिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों कहा गया उनकी ओर से? जी, जो हमारा एमओयू है, एमओयू के हिसाब से 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है। लेकिन जब से चिरायु योजना 2022 में शुरू हुई है, ये पेमेंट डिले होती जा रही है। और आपको मालूम भी होगा कि पिछले 2 साल के अंदर 4 बार हम जो है अपनी सर्विसेज बंद कर चुके हैं, क्योंकि सरकार ने पैसे नहीं दिए थे। और अनफॉर्चुनेटली हर बार बंद करने के बाद ही सरकार जो है वो जागती है और पैसे देने शुरू करती है। अब कल भी हमारे जो है लेटर लिखने के बाद सीईओ को उन्होंने बात करके और पेमेंट स्टार्ट करने का काम आज शुरू किया है, जबकि इनका नेट पोर्टल ही बंद कर दिया गया था।
जहाँ तक मैडम की बात है हम उसका स्वागत करते हैं, और मैडम का ये कहना कि भाई नवंबर तक की पेमेंट कर दी गई है, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ जनों की पेमेंट हो गई है किसी किसी की बीच बीच में, लेकिन ज्यादातर लोगों की पेमेंट सितंबर से ही पेंडिंग चल रही है, सितंबर 2025 से ही। और लगभग हमारा मानना ये है कि 500 करोड़ से ऊपर ये जा चुका है, और ये हालत तब है जबकि जून के महीने में और अगस्त के महीने में सरकार बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हैं उनको, ऑपरेशंस को अपने उसमें ले चुकी है। सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर होंगे और उसके अंदर अपना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं होंगे, जैसे कि कैटरेक्ट का, आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन, उल्टी दस्त का इलाज, सांस की बीमारी का इलाज, हिस्टेक्टमी या बच्चेदानी का ऑपरेशन, लेप्रोकोलिसिस्टेक्टमी यानी पित्ती की थैली का ऑपरेशन, और सबसे ज्यादा पैसा जिस पे लगता था वो हमारा नी रिप्लेसमेंट था, जिसके अंदर की घुटने का प्रत्यारोपण हो रहा था और बहुत से गरीब लोगों को उससे राहत मिल रही थी। अब ये सारे निकल गए, उसके बाद तो बहुत ही लोड कम हो गया सरकार के ऊपर, लेकिन लोड कम होने के बावजूद भी पेमेंट्स नहीं हो पाई हैं। जी अजय जी, कितना पेमेंट बताया गया और कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो आपके समर्थन में आए हैं? लगभग 600 के करीब हॉस्पिटल हैं हमारे प्राइवेट जी, और अभी लगभग 500 करोड़ से ऊपर की पेंडेंसी है जी। हमने इसके लिए डिपार्टमेंट को लिखा भी था कि जैसे कि हुआ क्या कि कुछ शब्दों का और उसका हेरफेर होता रहता है। एक हमारा पोर्टल TMS-1 था जो कि 2024 तक चल रहा था, उसकी पेमेंट भी बहुत सारी बकाया पड़ी थी जी, और वो पेमेंट इन्होंने इस साल करनी शुरू करी थी। वो भी दबाव में आके, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उन्होंने दबाव दे के और जैसे इनको किया तो वो इन्होंने उसकी वो पेमेंट करनी शुरू करी जी। और उसी के चलते इन्होंने TMS-2 यानी कि जो करंट की चल रही थी वो पेमेंट्स रोक दी, और जो मैडम कह रही हैं ये पेमेंट्स जो हैं वो उसकी चल रही हैं, और ये जो करंट की पेमेंट्स हैं सितंबर के बाद की वो काफी हद तक रुकी हुई हैं। तो जो आपने लेटर लिखा है अजय जी, उसके बाद सरकार की ओर से कोई आश्वासन, कोई जवाब उनकी ओर से आया हो? नहीं, ऐसे कि सरकार के अंदर जैसे हमने किया तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का भी मैसेज आया था, हमारे CO साहब जो हैं इसके, उन्होंने कई मैसेज आया था। बीच के अंदर लगभग 4 महीने तक तो कोई रेगुलर CO ही नहीं था, और सरकार का जो है ये रवैया था कि कोई CO ही नहीं लगा हुआ था। अब इन्होंने CO लगाया है, पिछले हफ्ते से उन्होंने ज्वाइन किया है, और कल उन्होंने बैठ के और आज सुबह उन्होंने मैसेज हमें दिया है आज भी जी। तो आज सैटरडे संडे को बैठ के भी उन्होंने पोर्टल खोला है और पेमेंट करनी शुरू करी है जी। ये इमरजेंसी की वजह, अगर यही सारे काम रूटीन के 5 दिनों में हो जाए तो सैटरडे संडे को क्यों बैठना पड़े? जी जी। अजय जी, आपकी ओर से 20 अप्रैल तक के बाद कहा गया कि कोई इलाज नहीं किया जाएगा, क्या वह उस पर आप निर्धारित रहेंगे कि नहीं आपकी ओर से कोई इलाज किया जाएगा, ऐसा कुछ? ऐसा कि हमारे प्रधान जो हैं वो हैं डॉक्टर सुनीला सोनी हैं, उनको लेटर जो है लिख के भेज दिया है हमारे सारे जो हमारे एम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने, और उनका ये कहना है कि जब सरकार हमें दे ही नहीं पा रही है तो हम कब तक कंटिन्यू करेंगे। जी। प्रॉब्लम ये है कि सारा काम जो है हमारा सरकार के साथ तो उधार पे चल रहा है। सरकार का वादा था कि 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे, और ये सरकार का वादा नेशनल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का वादा था कि 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी जाएगी, नहीं तो उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा। ना तो पेमेंट अब 15 दिन के अंदर होती है, अब खुद ही मैडम मान रही हैं कि 3 महीने के बाद हम पेमेंट करते हैं, और इस बार जो है वो 6 महीने होने को आगे हैं, और साथ के अंदर ना उस पर कोई इंटरेस्ट किसी तरह का दिया जाता है। तो हॉस्पिटल्स की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो तो काफी खराब है। ओके जी, ठीक है अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो ऐसे में साफ तौर पे अजय महाजन जो हमारे साथ जुड़े थे, अध्यक्ष IMA के, उनकी ओर से साफ तौर से कहा गया है कि ये अभी तक पेमेंट्स जो जारी नहीं की जा रही है। आगे बढ़ते और बात करते हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर। किरण चौधरी भी बोले हैं, तो वहां पे महिलाओं के लिए यह बिल लाभकारी सिद्ध होगा, किरण चौधरी की ओर से कहा गया है। पिछली सरकारों में महिलाओं को सम्मान नहीं मिला है, पहले राजनीतिक पार्टियों की इच्छा शक्ति ही नहीं थी।
तो किरण चौधरी की ओर से महिला आरक्षण बिल पर अपनी राय दी गई है। उनकी ओर से कहा गया है कि पिछली सरकारों में महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, पहले राजनीतिक पार्टियों की इच्छा शक्ति ही नहीं थी। वंदन अधिनियम संसद के पटल पर विशेष सत्र के दौरान रखा जाएगा। सीधा बातचीत करेंगे भाजपा वरिष्ठ नेता किरण चौधरी से। मैम, किस तरीके से आप देखती हैं, और इस पर अब सियासत भी हो रही है क्योंकि नारी के हक में तो ये बिल है, ना चाहते हुए भी इसकी निंदा लोग नहीं कर पा रहे, मगर परिसीमन पर सवाल उठा रहे हैं। सच्चाई ये है कि इसका एक बहुत पुराना इतिहास है और पता नहीं कितने सालों से जो है ये जो कार्यक्रम है, ये जो होना चाहिए था महिला आरक्षण, वो हो इसलिए नहीं पाया क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की जो इच्छा शक्ति थी वो या तो थी नहीं, और अगर थी तो वो कॉम्प्रोमाइज़ के ज़रिए जो है वो पूरी तरह से चली गई। अब जो है ये बिल को लाना, ये अमेंडमेंट जो बिल आ रहा है, ये अनिवार्य इसलिए है कि महिलाएं जो हैं अपने आप में एक सशक्त जो हैं नेतृत्व उनका जो है उनको मिले, और ये जो आरक्षण बिल जो है ये पास होए पूरी तरह से, ताकि 33% महिलाएं जो हैं आने वाले समय में पार्लियामेंट के अंदर के दोनों सदनों में और हमारे लेजिस्लेचर्स में, हमारे जो हैं विधानसभाएं हैं, उनके अंदर जो है उनको उनकी बराबरी की भागीदारी मिले। महिलाएं जहाँ पे भी आती हैं, निश्चित तौर पे अभी तक जैसे देखिए मतदान के समय 47 या 48% महिलाएं जो हैं मतदान ज़रूर करती हैं, लेकिन उनके लिए कभी भी कुछ करा नहीं जाता था। तो जब आधी आबादी आपकी महिलाओं की है तो उनको बराबरी का हक क्यों नहीं दिया जाए? और 33% जब ये दिया जा रहा है 2029 में, तो इसमें तो किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाएं जहाँ पे आएंगी, जहाँ काम करेंगी, निश्चित तौर पे जो है वहाँ पे जो है अच्छा ही काम होगा। महिला का हाथ जहाँ भी पड़ता है तो बढ़िया ही होता है। विपक्ष उम्मीद करेंगे कि सर्वसम्मति से ये पास हो, क्योंकि इसमें सबकी मंजूरी हो, कि अच्छे काम को सराहना चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। समझदारी तो यही कहती है, और इस चीज़ के अंदर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे हिंदुस्तान की महिलाएं देख रही हैं कि उनका हक जो है दिलवाने के लिए कौन अग्रसर है और कौन जो है उनको पीछे धकेलने के लिए तैयार हो रहा है। तो ये जो चीज़ है, मेरा तो ये मानना है कि सारी पार्टीज़ को हमारी सरकार जो है, भाजपा सरकार ने रीच आउट करा है कि ये सर्वसम्मति से जो है पास करा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि महिलाओं के बारे में है, और महिलाएं हर एक के घर में हैं, चाहे किसी भी पार्टी से क्यों ना ताल्लुक़ रखती हों। तो कोई मेरे ख्याल में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को आपत्ति है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में लोग महिलाएं उस चीज़ को देखेंगी, क्योंकि इलेक्शन के टाइम आप उनको इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप भूल जाते हैं। तो अब अगर उनको बराबरी की 33% की आप हिस्सेदारी अगर देने जा रहे हैं तो उसमें तो आपको खुशी होनी चाहिए। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, मगर हर महिला राजनीतिक परिवार से आए ये संभव नहीं है। टैलेंट है, योग्यता है, मगर मौका नहीं है। 33% ये जो आरक्षित होने के बाद आपने विधानसभा का पटल भी देखा, संसद में बड़े राज्यसभा का पटल भी देखा। महिलाओं की जो भूमिका है आने वाले दिनों में किस तरीके से हमें दिखने को मिलेगी? 33% जब महिलाएं आएंगी, अभी तो मुश्किल से 14% का रिप्रेजेंटेशन है। बोला ज़रूर जाता है कि पार्टीज़ जो हैं दें, लेकिन जब देने का मौका आता है तो ज़्यादातर जो वीक सीट्स हैं उनके ऊपर महिलाओं को लड़ाया जाता है, लेकिन फिर भी जीत के आती हैं। हमारे जैसे जो हैं लड़ झगड़ के जो है अपने बलबूते के ऊपर आए हैं। पर आने वाले समय में जो महिलाएं हैं उनको, जो बाकी हमारे पुरुष भाइयों को जो उनका हक है, वैसे इसी तरह से 33% अगर हमारी महिलाएं बहनों को हक मिलेगा तो निश्चित तौर से आपको देखने को मिलेगा कि पूरा जो चेंज है, चाहे पॉलिटिक्स के अंदर हो, पॉलिटिक्स में हो, या जो है कानून व्यवस्था के अंदर हो, या कोई भी जो नीतियां जो लागू करनी है उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं का, जैसे मैंने कहा, हाथ जहाँ भी लगता है वो शुभ ही शुभ। तो उधर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दादरी को 540 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने 43 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। 21वीं सदी के भारत में खड़े हैं, तो भी महात्मा ज्योतिबा फुले जी के विचार हमारे लिए
अत्यंत प्रासंगिक हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, यह मंत्र उस समाज सेवी महात्मा ज्योतिबा फुले की वो सोच का प्रतीक है जिसकी नींव साथियों बहुत लंबे समय पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने रखी है। आज सरकार की विभिन्न योजनाएं, चाहे वह गरीब के लिए आवास की हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की हो, और साथियों या स्वच्छता अभियान जैसे महाअभियान हो, सभी का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। साथियों, इसी उद्देश्य के अनुरूप हमने हरियाणा में जनहित में अनेक निर्णय लिए हैं। साथियों, हमने जब ये विधानसभा का चुनाव चल रहा था, विधानसभा के चुनाव के अंदर भी हमने 217 संकल्प वो लिए थे। एक साल पूरा हुआ है, एक साल के अंदर हमने लगभग 62 संकल्पों को पूरा कर दिया है। 157 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है। साथियों, एक एक संकल्प आम व्यक्ति के जीवन को बदलने का संकल्प है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर ये संकल्प लिया था, हमारी सरकार अपने किसान की 24 की 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम करेंगी। साथियों, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो अपने किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, हमने ये भी कहा था कि हमारी वो मातृशक्ति जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन परिवार की रसोई में, माता बहन की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ये मेरी सरकार पहुंचाने का काम करेगी। साथियों, आज वो पहुंच रहा है, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। मुझे खुशी है, लगभग 250 करोड़ रुपए से ज्यादा मैंने सब्सिडी के तौर पर उन बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये अभी किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि हम जो पिछड़ा वर्ग है उसकी क्रीमी लेयर आए 6 लाख से बढ़ा करके उसको 8 लाख रुपए करने का काम करेंगे। साथियों, हमने उसको भी पूरा किया है। हमने पिछड़ा वर्ग भी को पंचायती राज संस्थाओं वह शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण देने का प्रावधान हमने किया है। साथियों, हमने पिछड़े वर्ग के BPL परिवार की बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए सगुन के तौर पर देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पंचकुला में कार्यक्रम होने जा रहा है। 14 अप्रैल को सेक्टर 5 में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस दौरान शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ऐसे में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। तो इसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने सेक्टर 5 परेड ग्राउंड का दौरा किया है। तो और तस्वीरें भी सामने आई है, तो व्यवस्थाओं का पूरा जायजा लिया गया है। और इस अवसर पर बता दें कि एडिशनल डायरेक्टर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग वर्षा खनवाल और उपायुक्त पंचकुला व DCP पंचकुला मौजूद रहे हैं। तो यहाँ पंचकुला के इस परेड ग्राउंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती का अवसर है उस पर यहाँ एक भव्य प्रोग्राम रहेगा और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सिंह सैनी जी, सरकार के मंत्री सभी यहाँ इस प्रोग्राम में रहेंगे। और ये 1:30 बजे का दोपहर को
1:30 बजे का इसका समय रहेगा। पब्लिक मीटिंग होगी, बड़ी मीटिंग होगी और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बड़े उत्साह के साथ यहाँ पंचकुला परेड ग्राउंड में मनाने का कार्यक्रम रहेगा। अध्यक्ष जी, एक गेहूं की खरीद को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। एक जो जिस तरह से एंट्री को लेकर भी बायोमेट्रिक शुरू की गई है, उसका विरोध जो है किसान वो जो कुछ लोग इस प्रकार का मुद्दा बनाने का उन्होंने प्रयास किया है और आज हमारी सभी मंडियों में खरीद चालू है। कहीं कोई ना गेट पास की प्रॉब्लम है, ना कोई और प्रॉब्लम है। सभी मंडियों में हमारी खरीद एजेंसियाँ पहुँच चुकी है और हर मंडी में 2 एजेंसी खरीद के लगाई है, कहीं कहीं 3 भी लगाई, ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी किसान को कोई परेशानी न हो। कृषि मंत्री ने भी दौरा किया था, कई जिलों में गए, उन्होंने व्यवस्था देखी जो मंडियों की है। हमारे विधायक, हमारे चेयरमैन और हमारे अधिकारी सभी मंडियों में जा रहे हैं। हर मंडी में डेली एक कोई ना कोई नेता हमारा भी जाता है और सब जगह हम किसानों से बात करके आते हैं और सारी जो व्यवस्थाएं की है सरकार ने उन सब की समीक्षा भी करते हैं। आज पूरी तरह से किसान संतुष्ट है, लेकिन कुछ भी उनका भी काम है, उन्होंने भी मंडियों में जाना चाहिए। वो